लत वो बुरी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है एतमादौला। एतमादौला थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है फाउंड्री नगर। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 22 नवंबर की सुबह। दरअसल इसी फाउंड्री नगर के नहर किनारे एक लड़के का डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान भी था। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके कपड़ों से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। पर पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है। व्यक्ति कहता है कि साहब, इसका नाम सनी कुमार है, जो शाहगंज के नगला मोहन में अपने छोटे भाई विकी के साथ रहता है। सनी की जब शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी सनी के छोटे भाई विकी को देती है। विकी जब थाने में पहुंचता है, पुलिस सबसे पहले विकी से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पे विकी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा भाई बगल के एक जूता कंपनी में नौकरी करता था। कल शाम को जब वो अपनी ड्यूटी से निकला था, मेरे पास फ़ोन किया था, बता रहा था कि मैं रेखा के पास जा रहा हूँ, देर तक घर वापस आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद से ना तो वो घर पे आया और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ। रेखा का जब नाम लेता है, पुलिस फिर से सवाल करती है कि ये रेखा कौन है। इस पे विक्की जवाब देता है कि साहब, रेखा बोदला में रहती है, लेकिन मेरे भाई की कंपनी में नौकरी करती है। पुलिस विक्की के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए रेखा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। रेखा जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसका एक 11 साल का बेटा भी है। रेखा के पति का नाम है रमेश। पुलिस जब रेखा के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि रेखा अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब रेखा को ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, ना तो रेखा कहीं दिखाई देती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। पर रेखा का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 2 दिन का और समय गुजरता है, 5 दिसंबर को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रेखा अंबेडकर पार्क में दिखाई दी है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना देता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ अंबेडकर पार्क में पहुंचती है और वहां से रेखा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस जब रेखा से सनी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रेखा भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन रेखा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक रेखा के तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल रेखा एक नहीं बल्कि 2 शादियां कर चुकी है। रेखा के पहले पति की मौत हो चुकी है और दूसरी शादी उसने रमेश से किया है। रेखा का जो 11 साल का बेटा है, उसका बेटा वो पहले पति का है। हालांकि रेखा जब रमेश से शादी कर लेती है, उसके बाद से अपने पति के साथ रहती तो है, लेकिन बगल के ही जूता फैक्ट्री में नौकरी भी करती है। जिस जूता फैक्ट्री में वो नौकरी करती है, अक्सर वहाँ पे उसे लेकर के मुकेश जाट जाता है। मुकेश जाट जो एक ऑटो ड्राइवर है। मुकेश जब बार बार रेखा को लेकर के कंपनी में आना जाना शुरू करता है, इस वजह से रेखा और मुकेश के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दरअसल रेखा के अंदर एक बहुत ही बुरी लत होती है कि उसका एक आदमी से मन ही नहीं भरता है। रमेश से शादी करने के बावजूद भी रेखा का मुकेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मुकेश जो कि मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है, लेकिन मुकेश के माता पिता बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मुकेश अपनी छोटी बहन के साथ नगला जगजीवन राम में रहता है।
मुकेश और रेखा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से मुकेश अब रेखा के ऊपर पैसे लुटाना शुरू कर देता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी रेखा के पति रमेश को भी मालूम चल जाता है। रमेश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा अपने पति को कुछ समझती ही नहीं है। इधर रेखा जिस फैक्ट्री में नौकरी करती है उसी फैक्ट्री में सनी भी काम करता है। एक दिन सनी जब पहली बार रेखा को देखता है तो रेखा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से सनी अब रेखा के नज़दीक जाने के लिए उससे तरह तरह की बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर के रेखा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सनी उसे पसंद करने लगा है। दरअसल रेखा का मुकेश के साथ में प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था, साथ ही साथ अब रेखा का सनी के साथ में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन रेखा का जब सनी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, सनी को यह कभी नहीं मालूम चलता है कि उसका मुकेश के साथ में भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल रेखा एक ही साथ में दो लोगों के साथ में समय गुजारने लगती है। पर एक दिन रेखा जब सनी से मोबाइल पर हंस करके बातें कर रही थी, उसी दौरान मुकेश उसे देख लेता है। मुकेश जब रेखा से इस बारे में पूछताछ करता है तो रेखा भी एकदम से डर जाती है और डर के मारे ही मुकेश से झूठ बोल देती है कि दरअसल सनी मेरे फैक्ट्री में नौकरी करता है और वो मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती करना चाहता है। जब इस तरह की बातें कहती है, मुकेश उसे समझाते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें सनी से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक दिन मुकेश जाकर के सनी से मुलाकात करता है और अपनी और रेखा को लेकर सारी सच्चाई बता देता है। मुकेश सनी से कहता है कि दरअसल मेरा रेखा के साथ में पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, बेहतर है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सनी को जब सच्चाई मालूम चलता है, सनी भी अपने जिद पर उतर जाता है। दरअसल मुकेश को धमकी देते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे रेखा को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी वजह से मुकेश और सनी के बीच में झगड़े तकरार भी हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब इधर रेखा को मालूम चलता है, रेखा अब सनी से बातचीत करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मुकेश को भी पूरा यकीन हो जाता है कि रेखा सनी को भूल चुकी है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, रेखा फिर से सनी से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि अब उससे मुलाकात भी करने लगती है। पर इस बात की जानकारी जब मुकेश को मालूम चलता है, मुकेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अब सनी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। लेकिन मुकेश सनी को इस दुनिया से हटाने के लिए सबसे पहले जाकर रेखा से बात करता है। कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेखा इस प्रकार से डर जाती है कि आखिरकार मजबूर होकर मुकेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से मुकेश अब सनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और अपने इस षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है विशाल और दूसरे का नाम है पवन राठौर। ये चारों मिलकर के जब अपना प्लान बना लेते हैं, उसके बाद से इसी प्लान के तहत 21 नवंबर को शाम के वक्त सनी जब ड्यूटी करके अपने फैक्ट्री से बाहर निकलता है, मुकेश सनी के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि दरअसल मुझे मालूम चल चुका है कि रेखा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज के बाद से मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगा। लेकिन सोचता हूँ कि जब तुम दोनों की ज़िंदगी से मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक आखिरी बार साथ मिल कर के पार्टी कर लेते हैं। पार्टी करने की जब बात कहता है, सनी भी मुकेश की बातों में आ जाता है। उसके बाद से मुकेश सनी को अपने बताए हुए जगह पे बुलाता है। सनी जब उस जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे पहले से ही रेखा, मुकेश और मुकेश के दोनों दोस्त ये चारों मौजूद थे। सनी जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, मुकेश सनी को अपने ऑटो में बिठा लेता है और सब के सब शराब के ठेके पे जाते हैं और वहाँ से कुछ शराब की बोतल खरीदते हैं। तब तक रात्रि के लगभग 8 बज चुका था। शराब की बोतल खरीदने के बाद ये पांचों इसी फाउंड्री नगर के नहर किनारे पहुंचते हैं और वहीं पे बैठ कर के शराब पीने लगते हैं। लेकिन मुकेश अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में सनी को शराब पिलाता है। सनी जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से सब के सब मिल कर के सनी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। सनी जब बेहोश हो जाता है, उसके बाद से सब के सब मिल कर के उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को बगल के झाड़ी में फेंक देते हैं और सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। इधर रेखा भी जब वहाँ से आती है तो अपने घर पे आती है और कुछ सामान लेकर के घर से फरार हो जाती है। वाकई में रेखा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस रेखा के ही तहरीर पे उसके प्रेमी मुकेश के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों के भी घर पे जाती है, जहां से पुलिस विशाल और पवन को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मुकेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका था। इसीलिए पुलिस अब मुकेश को ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 20 दिन का और समय गुजर जाता है, लेकिन मुकेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है।
इसीलिए पुलिस अब फिर से अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी 25 दिसंबर को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों को मुकेश का लोकेशन बता देता है। दरअसल मुकेश अपनी बाइक लेकर चौराहे से अपने घर की तरफ जा रहा था। रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास पुलिस मुकेश का रास्ता रोक लेती है, लेकिन पुलिस जैसे ही मुकेश का रास्ता रोकती है, मुकेश पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। बदले में पुलिस भी जवाब देती है, जिसकी वजह से एक गोली जा करके मुकेश के पैर में लग जाती है। पुलिस जब मुकेश को पकड़ती है तो उसके पास से हथियार भी बरामद होता है। पुलिस जब मुकेश को पकड़कर थाने में लेकर आती है तो मालूम चलता है कि मुकेश 1 नंबर का चोर है। दरअसल मुकेश पे पहले से ही 15 मुकदमा दर्ज था। मुकेश जो फरार चल रहा था। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन चारों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मिंटू यादव। मिंटू यादव जो जमुई बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अमरप्रीत मोडनवाल। अमरप्रीत मोडनवाल जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं वारिस अली। वारिस अली जो सऊदी अरबिया में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं कविता तोमर। कविता तोमर जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सलमा खान। सलमा खान जो आसनसोल की रहने वाली हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।